नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज भारत के 2 मेगा शहरों के कोविड युद्ध का हम विश्लेषण करने वाले हैं। वैसे तो इस समय भारत के किसी भी छोटे या बड़े शहर को देख लीजिए, वो कोरोना से बुरी तरह से चोट खाया हुआ होगा। लेकिन दिल्ली और मुंबई के कोरोना प्रबंधन को देखकर यह समझा जा सकता है कि कैसे अलग अलग राज्यों में व्यवस्थाओं के तालमेल से भी कोरोना से लड़ना मुश्किल या आसान हो जाता है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मुंबई कुछ संभला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दिल्ली की हालत खराब है। इसका गहरा विश्लेषण हम करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र अब कोरोना की तीसरी लहर की कर रहा है तैयारी। दिल्ली और मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको यह देखने को मिलेगा कि कैसे सारे विभागों का मिला जुला प्रयास ही कोरोना को काबू कर सकता है। जब ज्यादा बॉस होते हैं तो काम कम होता है और राजनीति ज्यादा। आज भारत के लिए न्यूनतम राजनीति और अधिकतम प्रयास वाले समाधान को भी डिकोड करेंगे। भारत को अगर कोरोना से युद्ध जीतना है तो फिलहाल एक ही रास्ता है, बहुत तेजी से सबको वैक्सीन लगानी होगी। भारत के लिए इस वक्त यह सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत में ही बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं और अगर आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर वाले रास्ते पर है तो फिर तेजी से दौड़ नहीं सकती, जबकि दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के ब्रेक फेल हैं। आज भारत के हाई स्पीड टीकाकरण के ब्रेकर्स का भी विश्लेषण करने वाले हैं और आज आपको जाइडस की वैक्सीन ज़ाइकोव डी और वीराफिन दवा के बारे में भी बताएंगे। ज़ाइकोव डी को मई में ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जबकि वीराफिन को अप्रूवल मिल चुका है। दावा किया जा रहा है कि वीराफिन 1 हफ्ते में कोरोना पर काबू पा लेती है। इन दोनों पर एक्सक्लूसिव जानकारी बस थोड़ी ही देर में आपको हम देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बन चुका है। दिल्ली में एक ही दिन में मुंबई की तुलना में कहीं ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली का वही हाल है जो मुंबई का पहली लहर के दौरान था। सवाल उठता है कि मुंबई की तुलना में राजधानी दिल्ली लड़खड़ा क्यों रही है। अगर भारत की राजधानी का यह हाल है तो भारत के तमाम शहरों का क्या हाल होगा। आज हम दिल्ली और मुंबई के कोविड युद्ध की तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं और एक लाइन में इसका सार यह है कि जहां ज्यादा बॉस होते हैं वहां काम कम होता है और राजनीति के चक्कर में ऑक्सीजन अटक जाती है। देखिए, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली और दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। दोनों की आबादी करीब 2 करोड़ है। देश के दोनों महानगरों में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। मरीजों की बढ़ती तादाद सिस्टम और सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खोल रही है। बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का बंदोबस्त हुआ तो आईसीयू बेड की भीषण कमी। गुरुवार को ही मुंबई में संक्रमित नए मरीजों की संख्या 3056 थी, जबकि 69 की मौत इलाज के दौरान हुई। मुंबई में कोरोना के 55,601 एक्टिव मरीज हैं। 96 कंटेनमेंट जोन है। 565 बिल्डिंग सील की गई है। दिल्ली की हालत देख लीजिए। दिल्ली में 90,629 एक्टिव केस हैं। 47,704 कंटेनमेंट जोन है। अप्रैल से तुलना करें तो कंटेनमेंट जोन्स की संख्या में कुल उछाल 1349% का है। सवाल उठता है कि क्या राजधानी दिल्ली की हालत मुंबई की तुलना में अब ज्यादा खराब है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मुंबई कुछ ज्यादा संभला हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने केंद्र और दिल्ली के अफसरों को मुंबई से कोविड युद्ध के दांव पे सीखने तक की नसीहत दे दी थी। ये सब हॉस्पिटल का हमने टीम भेज के हमने इसको उधर एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उधर ऑक्सीजन सप्लाई करने का सिस्टम क्या है और सिलेंडर्स क्या है, उसका सप्लायर कौन है और कितना घंटा में सप्लाई होता है, ये पूरा इसका माइक्रो प्लानिंग बोलता है। इन्वेंट्री, रिसोर्स इन्वेंट्री प्लानिंग करता है। ये प्लानिंग हमने कर दिया। ये सेकेंड वेव का शुरुआत में ये काम हमने कर दिया। इसमें सब तरफ हम बड़ा बड़ा टैंक बिठा दिया। ये 13,000 लीटर का टैंक बहुत बिठाया। ये काम हम लास्ट ईयर मई जून में हम करवाया। मतलब पहली लहर में फर्स्ट वेव में हमने कर दिया। वेव 1 में जो हमारा बेड का संख्या था ये 12,000 13,000,
अभी तो ये 20,000 से ऊपर गया। सो हमारा बेड का अचानक हम संख्या बढ़ाया। कोरोना की पहली लहर में मुंबई और पूरा महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली की हालत बेकाबू हो गई है। अस्पतालों में बेड नहीं है, कोई दावे से नहीं कह सकता कि बेड की जरूरत हुई तो मरीज को मिल ही जाएगा। मुंबई और दिल्ली में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की संख्या देखकर मरीजों की बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में 19,085 जबकि मुंबई में 11,487। दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या 5,348 है, मुंबई में 2,921 आईसीयू बेड है। 5 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 95.6% बेड और मुंबई में करीब 76.4% बेड मरीजों से भर गए हैं। सकता है क्योंकि इन 2 दिनों में मरीजों की संख्या, अगर मुंबई की बात करें तो दूसरी जो वेव है, जो कोरोना की जो लहर है, उसमें सबसे ज्यादा केस जब मुंबई में आए तो करीब 11,000 केस आए और दिल्ली में वही सबसे ज्यादा केस करीब 28,000 के आसपास थे। दिल्ली में लगातार 20,000 से ऊपर केसेस आते जा रहे हैं। वहीं मुंबई में गिरावट भी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन बेड्स की अगर दिल्ली और मुंबई के बीच में बात करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में जहां करीब 19,000 ऑक्सीजन बेड हैं और 5,500 आईसीयू बेड हैं, मुंबई में वहीं 11,000 ऑक्सीजन बेड और सिर्फ 2,500 आईसीयू बेड हैं। और इन्हीं ऑक्सीजन बेड्स के साथ बनता है केंद्र सरकार का फॉर्मूला, जो ये तय करता है किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की या किस शहर को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन का महासंकट कैसे दूर हो और कैसे मुंबई इस रेस में बहुत आगे है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में दिल्ली को कम से कम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। वहीं मुंबई के अस्पतालों को 245 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली को अभी हर रोज 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जबकि महाराष्ट्र को फिलहाल 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र करीब 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन खुद कर रहा है। यानी दिल्ली अपनी ऑक्सीजन जरूरतों के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की मदद पर निर्भर है। दिल्ली और मुंबई में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क भी है। जहां महाराष्ट्र, जिसको करीब 1700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें से 1200 मैट्रिक टन महाराष्ट्र खुद उत्पाद करता है और 500 मैट्रिक टन बाहर से आता है। दिल्ली में एक भी यानी कि 0 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है। दिल्ली में सारा जो ऑक्सीजन है उसका एलोकेशन केंद्र सरकार करती है और वो ऑक्सीजन बाहर से आता है। अब जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार ने 590 मैट्रिक टन अपनी तरफ से बढ़ाया है, वो कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से उसकी सप्लाई दिल्ली के अंदर आती है। सवाल उठता है कि क्या राजधानी दिल्ली और मुंबई का प्रशासनिक ढांचा कोरोना से निपटने के लिए समान क्षमता रखता है। मुंबई की बात करें तो कोरोना से लड़ने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र एक कमान में लड़ता दिख रहा है। इसमें बीएमसी और राज्य सरकार दोनों शामिल हैं। लेकिन जब बात दिल्ली की होती है तो यहाँ बहुत खींचतान है। और दिल्ली और मुंबई की तुलना में सबसे बड़ा फर्क जो आता है वो फर्क आता है दिल्ली और मुंबई के बॉस कौन। जी हां, जहां मुंबई में चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर है। स्टेट गवर्नमेंट उसके अधीन आती है। मुंबई की बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस समय शिवसेना की सरकार है और शिवसेना ही बीएमसी में काबिज है। तो वहां पर एक सेंट्रलाइज कमांड और जो स्ट्रक्चर है उसे बनाने में आसानी मिलती है। एक तरफ से आदेश जाता है, उसका पालन आसानी से हो जाता है। वहीं दिल्ली में आइए, दिल्ली में केंद्र सरकार के अलग अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अलग अस्पताल हैं, एमसीडी का अलग इलाका है, साथ ही साथ एनडीएमसी का भी एक क्षेत्र है। इन सब के बीच में दिल्ली में हमेशा यह कंफ्यूजन बनी रहती है कि किसकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी। वायरस का खतरा और चुनौतियां एक हैं, लेकिन निपटने की क्षमता अलग अलग। ये तथ्य सिस्टम की पोल खोलता है। ये बताता है कि जब कोरोना की ताकत बढ़ रही थी तो हमारी व्यवस्था ठंडी पड़ रही थी और बिखर रही थी। पहली लहर में जो राज्य चोट खाने के बाद अपने संयोजन के प्रति सतर्क हो गए, वहां हालात कुछ बेहतर हैं। हालांकि कोरोना की सुनामी और लाशों के ढेर के बीच बेहतर शब्द को सार्थक होने में समय लगेगा। दिल्ली से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर किसी तबाही में आंखें खुली रखी जाएं, तो फिर वो भविष्य के लिए अनुभव बन जाता है। कोरोना की पहली लहर में जो तबाही महाराष्ट्र में मची थी, वो उसके लिए अनुभव बन गई।
महाराष्ट्र का सरकारी तंत्र, उसके डॉक्टर, उसके फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बेशक कोरोना से जंग में बड़ी कीमत चुकाई हो, लेकिन यह भी सही है कि उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और अब वो एक नई लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ऐसा अंदेशा है कि कोरोना की तीसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों पर है। यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। बच्चों पर यह नया खतरा कितना गंभीर है? मुंबई के लिए कोरोना का खतरा उसकी आबादी के घनत्व की वजह से ज्यादा घातक है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किस रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है, वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। बच्चों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनमें बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजों का इंतजाम होगा। ये सब स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की देखरेख में होगा। टास्क फोर्स बच्चों की ट्रीटमेंट के पैटर्न की स्टडी भी करेगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी, उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुसार से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है, उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के, उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियंस है, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर में और ज्यादा बच्चों के संक्रमण की आशंका है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज ऑफ द बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में ही लास्ट ईयर मैनेज कर रहे थे, इस बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है और उनमें लेट कोविड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सिवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े, और उसके लिए प्रिपेयर करने के रखना अगर पॉसिबल है तो वो सबसे अच्छी बात है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ने एक और चिंता जताई है। मुंबई के स्लम इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी घट रही है, यानी कोरोना के एंटीबॉडी घट रहे हैं। बीएमसी के सबसे ताजा सीरो सर्वे में देखा गया है, स्लम इलाकों में एंटीबॉडी 12% घट गए हैं। इस साल अप्रैल में 41% लोगों में एंटीबॉडी मिले थे। जुलाई 2020 में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। पहले बाढ़ में जैसे हमारी स्लम पॉपुलेशन धारावी में अफेक्ट हुआ था, दूसरे बाढ़ में मिडिल क्लास पॉपुलेशन या हाई राइजेस में हुआ था, तीसरे वेव में हम ये भी करते हैं कि यदि ये पॉपुलेशन स्लम्स में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाते तो वहां पे भी वेव आने की संख्या, क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी गिर सकती है, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर भी फोकस करके वैक्सीनेशन, एजुकेशन और वहां के बच्चों के भी देखभाल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मानसून भी आ रहा है अभी, आपको मालूम है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में काफी बारिश गिरती है, तो उसकी तैयारी भी हो रही है और वहां पे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, तो ये सब अनुशांक करके पूरे जो कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन भी काफी धीमी गति से हो रहा है।
जिस लिहाज से यहाँ की जनसंख्या है और जैसे कोरोना का प्रकोप है, बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। 3 मई का उदाहरण लीजिए। मुंबई में 24,96,059 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि पुणे, जिसकी जनसंख्या मुंबई के मुकाबले काफी कम है, वहां 22,98,632 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव्स प्लान किए जा रहे हैं। सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन क्या अप्रैल के मुकाबले मई में राहत के संकेत हैं? इस सवाल का जवाब हाँ में है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आज तो नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है, तो फिर हम ये कैसे और किस आधार पर बोल रहे हैं? इसका जवाब है कोरोना की आर वैल्यू घट रही है। आर वैल्यू घटने का मतलब यह है कि संक्रमण फैलने की स्पीड कम हो रही है। आर वैल्यू होता क्या है और इसकी पूरी तस्वीर क्या है, इसे समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की। अस्पतालों में मरीजों की कतार टूट नहीं रही, कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थम नहीं रही, सक्रिय मरीजों की तादाद भी रोजाना पहले के मुकाबले बढ़ रही है। लेकिन अब इस त्रासदी में उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखी हैं। संक्रमण फैलने की रफ्तार को बताने वाला रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर नंबर या आर वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। आर नंबर इस बात का सूचक होता है कि कोई एक संक्रमित व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। आर नंबर घटने का मतलब ये होता है कि संक्रमण पहले के मुकाबले कम तेजी से फैल रहा है। आर वैल्यू घटना राहत की बात तो है, लेकिन जब तक ये 1 से कम न हो जाए तब तक संक्रमण में बढ़ोतरी होती रहती है। Say that the entire curve is flattened or we have gained some amount of control over this outbreak, the effective reproduction number should drop below 1. That's when we would have reached a reasonably manageable loads of cases. आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 3 मई को शुरू हो रहे सप्ताह में भारत में कोरोना की आर वैल्यू घटकर 1.12 रह गई। 5 राज्यों में आर वैल्यू 1 से कम हो गई है, जबकि 2 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच भारत की आर वैल्यू सर्वाधिक 1.56 रही। इस हफ्ते भारत के 8 बड़े राज्यों में आर वैल्यू 2 से अधिक थी। अगर हम सिंपल मैथ्स करें तो ये दिखता है कि एक पेशेंट एक दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करके केसेस बढ़ा रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई हो और एक पेशेंट एक से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे तो इस तरीके से केसेस 4 या 8 हो जाएंगी। इस तरीके से आर रेट ये दिखा रहा है कि लॉकडाउन काम कर गया, लोगों को घर पे रखने का कोई तो फायदा हुआ क्योंकि आर रेट कम हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस वैल्यू पे रिलायंस कम होनी चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि टेस्टिंग कैसे हो रही है और डायग्नोसिस कैसे हो रही है, और वो इस समय देश में ठीक तरीके से नहीं हो रही है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग ये कोरोना काल का सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए कोरोना पर काबू नियमों का पालन करने से ही संभव है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की पीक पर पहुंचने की जो संभावनाएं 15 मई तक जताई गई थी, आर वैल्यू से उसके सच होने के संकेत मिल रहे हैं। बड़े राज्यों में सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 3 मई को शुरू हुए सप्ताह में पिछले हफ्ते के मुकाबले आर वैल्यू में बढ़ोतरी देखी गई। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का आर वैल्यू मौजूदा हफ्ते में 1 से घट गया है। बिहार में 5 से 11 अप्रैल के हफ्ते में आर वैल्यू 3.10 था। इस हफ्ते 1.14 दर्ज हुआ। 5 से 11 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश का आर वैल्यू 2.81 था, जो 3 मई से शुरू हुए हफ्ते में 0.94 है। महाराष्ट्र की आर वैल्यू 3 मई से शुरू हुए हफ्ते में 0.91 है। यानी कुछ दिनों में कोरोना की दूसरी लहर से राहत की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली में स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना का जैसा तूफान है, उससे तभी लड़ा जा सकता है जब तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से भारत में नहीं हो रहा है। देश के 726 जिलों में 58% जिलों में अब तक 10% से भी कम आबादी को टीका लगा है। यानी देश के आधे से ज्यादा जिलों में 10% आबादी को भी टीका नहीं लगाया जा सकता है। देश के 37% जिले ऐसे हैं जहां 10 से 20% के बीच आबादी को टीका लगा है।
और सिर्फ 37 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा आबादी को टीका लगा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे धीमी पड़ी है, इसे एक और आंकड़े से आपको बताते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां हर दिन औसतन तकरीबन 34 लाख टीके लग रहे थे, वहीं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में औसतन हर दिन टीकाकरण का आंकड़ा 24 लाख के नीचे पहुंच गया और मई के पहले हफ्ते में तो यह आंकड़ा और गिरकर 18 लाख पर पहुंच गया। जनवरी से अब तक करीब 13 करोड़ 21 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज देने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ 29 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर यही रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। 1 मई से 18+ आबादी के लिए टीकाकरण भी शुरू किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्य ही इसकी शुरुआत कर पाए हैं और वो भी एक तरह से प्रतीकात्मक शुरुआत है, क्योंकि 18+ आबादी में अब तक करीब 7 लाख लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। 45+ आबादी में भी सिर्फ 31% को ही अब तक टीका लगा है। यानी इस वक्त जब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए तब ये धीमी पड़ गई है और इसकी वजह यही है कि वैक्सीन का संकट है। फिर भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ रहा, क्योंकि यही उम्मीद है जिसके सहारे कोरोना से हम सब लड़ सकते हैं। वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन के लिए देश भर में मारामारी के बीच ये दिल्ली में वो वैक्सीनेशन सेंटर है जो सिर्फ 48 घंटे में बनाया गया और यहाँ रोज 3000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ये 48 घंटों में आप लोगों ने तैयार कर लिया? जी, हमने ये पूरा सेंटर 48 घंटे में तैयार किया था। सो यहाँ पे करीबन हम 3000 लोगों को रोज वैक्सीनेट अभी कर रहे हैं, जो कि कल हम टारगेट कर रहे हैं। सैटरडे वाला दिन है और हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर और एक्सपैंड कर दिया हमने। सो कल हम टारगेट कर रहे हैं कि 6000 लोग का वैक्सीनेशन होगा यहाँ। ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आई थिंक जो मेन क्राइटेरिया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट क्यू मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि जिससे कि सबको लगे कि उनका जो सीरीज है, उनका जो सीरियल नंबर है, वो चाहे वो बिलिंग हो या वैक्सीनेशन हो, वो टाइम से आ रहा है। कोरोना के तूफान में ध्वस्त दावों के बीच और टूटती सांसों के बीच अगर इस नाकामी और निराशा में कहीं से कुछ उम्मीद दिखती है तो वो उम्मीद वैक्सीनेशन से है। पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। 1 मई की वो तारीख थी। बहुत जगहों पर बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आज दिल्ली की इस जगह पर अगर आप देखें, एक दिन में 2,500 लोग लगाकर निकल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब हाथ ऐसे पकड़ कर क्या तकलीफ हुई है वहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी इतना डर था उतना कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अब सुरक्षित होने का एहसास है? बिल्कुल है मैम। नहीं 100%। वैक्सीन लगानी जरूरी है, ये सारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अब कई जगह लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। आपने भी लगवा ली? क्या एज है आपकी? लगा लीजिए। एज क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल है। और आपको अब लग रहा है कि आप भी सुरक्षित है? तो ये जो हम यहाँ की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, सर आपने भी लगवा लिया वैक्सीन? आप कितने साल के हैं? 37 ईयर्स। आपको इंतजार था 45 से नीचे वालों का? हाँ बिल्कुल। मुश्किल कोई आई यहाँ पर? नहीं, काफी इजी हो गया, इजीली हो गया। हाँ, तो ऐसा बड़ा सेंटर हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा? जी काफी। यही उम्मीद है जो पूरे देश को वैक्सीन के पीछे दौड़ा रही है। ये जानते हुए भी वैक्सीन की कमी है, स्लॉट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जहां तक जोर है उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा है। वैक्सीनेशन के 3rd फेज को लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहते हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ते खतरे से बच सके। लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली में महज कुछ ही सेंटर्स जो है वो खुले हुए हैं और दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर्स हैं, जिसके चलते लोग नोएडा से दिल्ली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में कहीं पे कोई स्लॉट नहीं मिल पा? नहीं, नोएडा में हम लोग अराउंड 1 मई से ही ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी वहाँ स्लॉट नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट वहाँ पर बहुत लिमिटेड निकालते हैं वैक्सीन्स और अवेलेबल नहीं है।
18+ आबादी का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन ने रफ्तार नहीं पकड़ी। सिर्फ 12 राज्यों में ही 18+ आबादी का टीकाकरण शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन को लेके महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि 35 से 44 के बीच के जो एज ग्रुप है उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही अगर ये एज ग्रुप में बीच में किसी को कोमॉर्बिडिटी ज्यादा हो तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज का भी एक बड़ा संकट है। महाराष्ट्र में 4 से 5 लाख लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, उसकी दूसरी डोज पेंडिंग है क्योंकि ये वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए, यानी दिए हैं, और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं है। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। यूपी जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन पर यह नियम बना दिया गया है कि पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। 45+ आबादी के लिए 10 मई से पहली डोज के लिए ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीका लग पाएगा। इसके अलावा सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में 18+ आबादी के वैक्सीनेशन की तैयारी है। अभी तक सिर्फ 7 जिलों में ही 18+ आबादी का वैक्सीनेशन हो रहा है। दिल्ली से श्वेता सिंह और सुशांत मेहरा के साथ। इन सबके बीच भारत में देसी कंपनी जायडस कैडिला भी अपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। अहमदाबाद की इस बड़ी फार्मा कंपनी की वैक्सीन का इसी महीने एफिकेसी डेटा आने वाला है। अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे आ जाएंगे तो फिर इस वैक्सीन के देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी जा सकती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद जायडस की वैक्सीन के हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार करने के दावे किए जा रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जायडस की एक दवा विराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। ये दवा कोरोना के इलाज में काम आती है। वैक्सीन ज़ाइकोव डी और विराफिन दवा से कैसे कोरोना पर नई ताकत के साथ वार करने की हो रही है तैयारी, इस पर जायडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर शर्विल पटेल से मेरी सहयोगी स्नेहा मोरदानी ने की है खास बातचीत। मिस्टर शार्विल पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर है जायडस कैडिला ग्रुप के। शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर पटेल, ये पूछना चाहूंगी कि इस समय डोजेस की कमी है। बहुत लोगों का ये कहना है और सरकार भी एडमिट करती है कि हमें अभी वैक्सीन के और ज़्यादा डोजेस चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाइकोव डी जो डीएनए प्लेटफॉर्म पर आपका वैक्सीन है, उसकी क्या प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और वो कब अवेलेबल हो पाएगा कंट्री में? तो कोरोना की महामारी के सामने हमारा जो ज़ाइकोव डी वैक्सीन है उसका लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल अभी खत्म हुआ है। रिक्रूटमेंट 28,000 पेशेंट पे ये ट्राई किया गया है। ये 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के भी इस पे ट्रायल किया है और सब कोहॉर्ट पे ट्राई किया गया है। ये वैक्सीन का ट्रायल डेटा, एफिकेसी डेटा मंथ ऑफ मई में आएगा। इसके बाद हम इसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन के लिए भी फाइल करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डीसीजीआई। एंड हमारा ये आश्वासन है कि मंथ ऑफ मई में हमको इसका अप्रूवल मिल सकता है। यदि सब डेटा ठीक हो और एफिकेसी ठीक आए तो ये अप्रूवल लेके हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ डोजेस पर मंथ का प्रोडक्शन चालू करेंगे और इसको हम पूरी कंट्री में अवेलेबल करेंगे। जी बिल्कुल। मिस्टर पटेल, डोजेस की जैसी कमी है हम जानते हैं, तो ये बताइए कि क्या कैपेसिटी रहेगी ज़ाइकोव डी की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? कितना प्रोडक्शन हो पाएगा इस वैक्सीन का जैसे ही इसका अप्रूवल आता है? सो हमने बताया कि हमारा करंट कैपेसिटी 1 करोड़ डोजेस पर मंथ का है। हमने 2 और मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात की है और एडवांस नेगोशिएशन में है ये कि हम फर्दर कैपेसिटी एक्सपांड करें। और हमारा अपना प्रयत्न ये भी है कि हम हमारे वहाँ फैसिलिटी को डीबॉटलनेक करके यील्ड बढ़ा के इसका डबल करने का ट्राई करें। सो हमारा हमारा ये प्लान है कि अभी 1 करोड़ डोज से चालू करेंगे और 4 से 6 महीने में हम इसको 2 करोड़ डोज पे लेके जाने का प्रयत्न करेंगे।
जी तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी विराफिन को लेके, जो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस मेडिसिन को मिल चुका है, ये इस समय बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जा रहा है पेशेंट्स में। ये एक रीपर्पस्ड मेडिकेशन है, आपने इसको बनाया है, इसके बारे में बताइए, ये कब अवेलेबल होगा और इसका कॉस्टिंग कैसा रहेगा? सो विराफिन प्रोडक्ट आज के दिन में सबसे पोटेंट एंटीवायरल प्रोडक्ट है। ये रेमडेसिविर से भी मल्टीफोल्ड मोर पोटेंट है। सो हमारा ये प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मंथ ऑफ मई में हम ये 50,000 पेशेंट के लिए अवेलेबल करेंगे और मंथ ऑफ जून से हम ये 10 लाख पेशेंट के पास हो सके अवेलेबिलिटी, इसका तैयारी में है और वो हम कर सकेंगे। ये ड्रग एक ही डोज है, सिंगल डोज देना है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको यूज कर सकता है एंड एडमिनिस्टर कर सकता है टू द पेशेंट। हमारा ये मानना है कि ये करने से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो सकता है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीवायरल एजेंट है। चलिए इसी के साथ खबरदार में एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।